हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। तो आज हम लोग पोएम पढ़ेंगे द बेस लाइन बाय टी.एस. एलियट एंड दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल पोएम लाइक रिगार्डिंग मॉडर्न सोसाइटी, मॉडर्न जनरेशन, एंड दिस पोएम इज़ इंक्लूडेड इन UPHESE हायर एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंग्लिश। तो चलिए पढ़ते हैं। इसके 5 पार्ट्स हैं। द बरियल ऑफ द डेड, अ गेम ऑफ अ चेस, द फायर सरमन, द डेथ बाय वाटर, द थंडर सेट। तो आज हम लोग पहले फर्स्ट पार्ट इसका पढ़ते हैं, जिसका टाइटल है द बरियल ऑफ द डेड। ओके, मैं पहले ये बताना चाह रही हूँ कि टी.एस. एलियट ने अपनी पोयम में मॉडर्न सोसाइटी को रिफ्लेक्ट किया है, लंदन की, जहाँ किसी का कोई उद्देश्य नहीं है, बस भागते जा रहे हैं ज़िंदगी में। और इसमें सेक्सुअल जो मॉडर्न सोसाइटी है उसे भी दिखाया गया है कि देयर इज़ नो लव, ओनली द लस्ट। चलिए पढ़ते हैं। अप्रैल इज़ द क्रूलेस्ट मंथ। टी.एस. एलियट सेज हियर कि अप्रैल मई जो महीना है बहुत ही क्रूलेस्ट इन्होंने बताया है। क्यों? वैसे तो अप्रैल महीना बहुत अच्छा होता है, जैसे फूल खिलते हैं और सब कुछ हरा भरा होता है, सारा संसार, पृथ्वी, बहुत अच्छा मौसम है। लेकिन इन्होंने अप्रैल को इसलिए क्रूलेस्ट मंथ बताया है क्योंकि इन्होंने बोला है कि वहाँ के लोगों को ठंड ही ज़्यादा अच्छी लगती है, विंटर सीजन ज़्यादा अच्छा लगता है। इसलिए ये कह रहे हैं कि अप्रैल इज़ द क्रूलेस्ट मंथ ब्रीडिंग लाइलेक्स आउट ऑफ द डेड, क्योंकि इस महीने में डेड लैंड मतलब विंटर के बाद जो लैंड थी उससे लाइलेक्स भी ब्रीडिंग मतलब उगने लगे, खिलने लगे। लाइलेक्स जो फ्लावर के प्लांट है, और उन्हें देखकर क्या ऐसा प्रतीत हो रहा है स्पीकर को, मिक्सिंग मेमोरी एंड डिज़ायर, जो कि उसकी मेमोरी यानी पास्ट, डिज़ायर मीन्स फ्यूचर, दोनों को मिक्स करके जो है दिखाई दे रहा है। मतलब ये जो नज़ारा है अप्रैल का, तो लाइलेक्स जब फ्लावर्स डेड लैंड से यानी विंटर सीजन की जो आपकी पृथ्वी है, मिट्टी है, उससे जब उग रहे हैं तो उसको देख करके उसे पास्ट का मेमोरी और डिज़ायर फ्यूचर का याद आ रहा है। एंड स्ट्रिंग डल रूट्स विद स्प्रिंग रेन्स, वो कभी यहाँ पे कह रहा है कि जो स्प्रिंग रेन जब आती है तो वो डल रूट्स को भी स्ट्रिंग में जान डाल देती है। जो डल रूट्स पड़ी हुई हैं उनमें भी वो जान डाल देती है। विंटर केप्ट अस वार्म कवरिंग अर्थ इन फॉरगेटफुल स्नो, कि विंटर जो ठंड है वो हमें गर्म रखता है। इन्होंने इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे देखिए सेक्सुअल अटैचमेंट को दिखाया गया है कि बाई सेक्सुअल द पीपल विल बी वार्म थ्रू बॉडीली एक्टिविटीज़। ठीक है। और कवि कह रहा है कि कवरिंग अर्थ इन फॉरगेटफुल स्नो, और जो पृथ्वी है वो बर्फ से ढक जाती है। फॉरगेटफुल, भूल मतलब सब कुछ भुला देने वाला। क्या मतलब भुला देने मतलब शरीर, बॉडी जो है सुन्न पड़ जाती है, नम पड़ जाती है, जिससे हमें अपने दुख का ध्यान नहीं रहता है। इसलिए कवि ने यहाँ पे जो है अप्रैल को कूलेस्ट मंथ कहा है और ठंड को अच्छा मौसम कहा है। फीडिंग अ लिटिल लाइफ विद ड्राइड ट्यूबर्स, और इसमें ये बताया गया जो जो सूखी जड़ें हैं उसमें जो मतलब जो आपका स्प्रिंग सीज़न है वो लिटिल लाइफ डाल देता है, थोड़ा सा जीवन डाल देता है, वो फिर से नए होने लगते हैं पेड़। ठीक है। अभी तक हमने देखा कि उसने किसके बारे में कहा है, क्रूलेस्ट मंथ के बारे में कहा है और ठंड के बारे में कहा है। अब कभी यहाँ समर के बारे में बता रहा है कि समर सरप्राइज अस कमिंग ओवर द ईस्टर्न बर्जेसी। ठीक है। यहाँ पर एक, अभी तो ऐसे ही एक स्पीकर बोल रहा था, बट यहाँ पर एक स्पीकर मैरी है, वो एक लड़की है, वो अपने बारे में बता रही है। देखिए हर एक पार्ट में डिफरेंट डिफरेंट स्पीकर्स आएंगे, वो आपको समझना होगा। अभी तक जो बता रहा था वो केवल जो है स्पीकर था। अब जो मैरी है वो अपने बारे में बता रही है कि समर सरप्राइज अस, गर्मी गर्मी हमें सरप्राइज कर देती है।
गर्मी ने हमें सरप्राइज़ किया था। मैरी कह रही है गर्मी ने हमें सरप्राइज़ किया था। और मैरी और उसका जो कज़िन था वो कहाँ गया था? कमिंग ओवर द ईस्टर्न बर्जीसी। ईस्टर्न बर्जीसी एक झील का नाम है। तो हम लोग ईस्टर्न बर्जीसी गए थे। जब गर्मी आई थी तो हम लोग मैरी और उसका कज़िन ईस्टर्न बर्जीसी लेक या झील गए थे। विद द शावर ऑफ रेन वी स्टॉप इन द कोलोनेट। और जब बारिश होने लगी थी तो हम लोग कोलोनेट पार्क में रुके थे। एंड वेंट ऑन इन सनलाइट इनटू द हाफ गार्डन। और एंड वेंट ऑन इन द सनलाइट। और जब सूरज एंड वेंट ऑन इन सनलाइट। और जब बारिश के बाद में जब धूप आई थी तो हम लोग हाफ गार्डन गए थे। हाफ गार्डन एक रेस्टोरेंट था, वहाँ हमने कॉफ़ी पिया था और 1 घंटे बाद भी किया था। अब ये जो आगे की लाइन है ये जर्मन लैंग्वेज है, फिर भी मैं उसका मीनिंग बताती हूँ। इसका अर्थ है कि आई एम नॉट रशियन, आई एम फ्रॉम लिथुआनिया एंड आई एम जर्मन, कि मैं जर्मन हूँ। ओके। अब मैरी कह रही है कि एंड व्हेन वी वर चिल्ड्रन, जब हम बच्चे थे, स्टेइंग एट द आर्चड्यूक के घर में रुके थे। माई कज़िन, मेरा जो कज़िन था, ही टुक मी आउट ऑन अ स्लेड, वो मुझे स्लेड मतलब आप जानते होंगे कि जब बर्फ़ पड़ती है तो उसमें एक प्रकार की गाड़ी होती है जिसमें वो लोग जो है सवार होकर के स्लेड करते हैं। तो मेरा जो कज़िन था मुझे स्लेड में ले गया एंड आई वॉज फ्राइटनेड, मैं डर गई थी। ही सेड, उसने कहा, मैरी होल्ड ऑन टाइट, डरो नहीं और मुझे अचकस के पकड़े रहो। एंड डाउन वी वेंट, और हम लोग नीचे चले गए थे। इन द माउंटेन, पहाड़ों पर। देयर यू फील फ्री, जहाँ जहाँ तुम भी बहुत मुक्त थे और हम भी। यहाँ पर जो उसका कज़िन है उसको वो लवर के रूप में बता रही है कि हम लोग वहाँ पर फील फ्री होकर के एंजॉय किए थे, लेकिन अब वो समय नहीं है जितना जो समय उसने अपने लवर के साथ बिताया था। वो अपने इन अच्छे पलों को याद करके बता रही है। बट अब क्या करती है? आई रीड मच ऑफ द नाइट, मैं रात तक पढ़ती हूँ। और वो पास्ट के बारे में बता रही थी, अब इस लाइन में वो प्रेजेंट के बारे में बता रही है कि आई रीड मच ऑफ द नाइट, मैं रात में पढ़ती हूँ। एंड गो साउथ इन द विंटर, और विंटर में साउथ चली जाती हूँ। इस पैराग्राफ में जो मैरी है वो अपने जो है, मैं यहाँ बता देना चाहती हूँ कि इस पार्ट में, इस पोएम के इस पार्ट में जो फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पर डिफरेंट आपको कैरेक्टर्स मिलेंगे। जैसे कि पहले स्पीकर ने बताया अपनी बात, फिर मैरी रिप्रेजेंट कर रही है उन फीमेल्स को, उन गर्ल्स को जिनका लवर उन्हें छोड़ के जा चुका है और वहाँ पर उनके प्रेम में लव नहीं रह गया है, ओनली लस्ट रह गया था। तो ये लोग अपने लाइफ से दुखी हैं। वो अपने पास्ट को याद करके बता रही है, आई रीड मच ऑफ द नाइट, लेकिन अब वो क्या कर रही है? प्रेजेंट में रात तक पढ़ती है और जाड़ों में साउथ चली जाती है। यानी कि अब उसको उस अपने लवर के साथ वो प्रेम नहीं मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट स्पीकर क्या कह रहा है? स्पीकर इज सेइंग, व्हाट आर द रूट दैट क्लच, व्हाट ब्रांचेस ग्रो आउट ऑफ दिस स्टोनी रबिश। स्पीकर कह रहा है कि ऐसी कौन सी जड़ें हैं जो यहाँ पकड़ रखी हैं इन लोगों को मॉडर्न सोसाइटी में, और व्हाट ब्रांचेस, ऐसी कौन सी टहनियाँ हैं जो ग्रो होंगी इस स्टोनी रबिश से, इस पत्थर भरी भूमि से। पत्थर भरी भूमि का प्रतीक ये जो मॉडर्न सोसाइटी है लंदन की, उनके बारे में बता रहे हैं। और रूट्स यहाँ पे जो स्पिरिचुअल जड़ों के बारे में बता रहे हैं कि ये जो आध्यात्मिकता है वो कब आएगी और कौन सी ऐसी ब्रांच होगी जो इस मॉडर्न सोसाइटी की पत्थर भरी ज़मीन से जो है फैलेंगी। अब यहाँ कवि कह रहा है सन ऑफ मैन मतलब जीसस क्राइस्ट, जो हमारे जीसस क्राइस्ट हैं, जो
जो जीसस क्राइस्ट हैं उनके बारे में स्पीकर यहाँ पे कह रहा है, यू कैन नॉट से और गेस, कि जीसस क्राइस्ट, तुम इस समाज को, लंदन के इस सोसाइटी को, यू कैन नॉट से, ना तो तुम कुछ कह सकते हो ना ही गेस कर सकते हो, फॉर यू नो ओनली अ हीप ऑफ अ ब्रोकन इमेजेस, ये जो समाज है, फॉर यू नो ओनली, तुम जानते हो कि ये एक तरह से ब्रोकन इमेजेस का ढेर है। यहाँ पर प्रेम नहीं है, यहाँ पर प्रेम नहीं रह गया है। A heap of a broken images, a heap of a broken images इसलिए कहा गया है क्योंकि ना तो यहाँ प्रेम है, ना ही यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी है। तो लंदन का जो जो भी इमेज दिख रही हैं, जो लोग दिख रहे हैं, वो कैसा है, टूटे हुए सा ढेर है। वेयर द सन बीट्स, जहाँ सन भी सभी पेड़ पौधों को पीट रहा है, यानी कोई भी हरा भरा नहीं रह गया है। एंड द डेड ट्री गिव नो शेल्टर, और जो मरे हुए पेड़ हैं उनमें कोई छाया भी नहीं है। मरे हुए पेड़ मतलब लोगों को कहा गया है, रीति रिवाजों, मतलब वहाँ पर इतना ज़्यादा मॉडर्न सोसाइटी में सभी बिजी हैं, सुबह उठते हैं चले जाते हैं, शाम को जाते हैं, एक दूसरे के साथ फिजिकली इंगेज रहते हैं, मतलब वो दे बिकम अ डेड ट्री, देयर इज़ नो स्पिरिचुअलिटी इन देयर लाइफ। दैट्स व्हाई द पोएट इज सेइंग कि जो डेड ट्री है वो, उसमें कोई भी शेल्टर नहीं है, कहीं कहीं शरण नहीं है आध्यात्मिकता का। तो वहाँ पर द क्रिकेट नो रिलीफ, झींगुर भी नहीं आराम करने आता है। कहने का मतलब वहाँ किसी प्रकार का सॉन्ग नहीं सुनाई पड़ता है। एंड द ड्राई स्टोन नो साउंड ऑफ वाटर, और जो ये ड्राई स्टोन बनी हुई धरती है, वहाँ वाटर का कोई भी साउंड नहीं है। वाटर मतलब आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी का कोई भी साउंड नहीं है, सब ड्राई स्टोन की तरह मतलब पड़े हैं, पत्थर सी भूमि बन गई है। जो लंदन की सोसाइटी है उसे ड्राई स्टोन कहा गया है, और वाटर यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता को कहा गया है। इस पत्थर भरी भूमि में स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता का कोई साउंड नहीं है। ओनली देयर इज शैडो अंडर दिस रेड रॉक, ओनली देयर इज शैडो अंडर दिस रेड रॉक। रेड रॉक मतलब यहाँ पे आध्यात्मिकता को कहा गया है, जीसस क्राइस्ट को कहा गया है। उन्होंने कहा है यहाँ पर एक छाया चल रही है और तुम्हें वहीं आराम मिलेगा। कहाँ पर? अंडर दिस रेड रॉक, इस आध्यात्मिकता के अंडर, इस छाया में ही तुम्हें आराम मिलेगा। कम इन अंडर द शैडो ऑफ दिस रेड रॉक, आओ और इस रेड रॉक रूपी आध्यात्मिकता की छाया में आ जाओ, तुम्हें आराम मिल जाएगा। किसे? इस लंदन की सोसाइटी को, लंदन के लोगों को, जो कि स्टोनी पत्थर जैसे बन गए हैं। और स्पीकर यहाँ कह रहा है, एंड आई विल शो यू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम, मैं तुम्हें दो तरह की चीज़ें दिखाऊंगा। मैं तुम्हें दो तरह की, योर शैडो एट मॉर्निंग स्ट्राइडिंग बिहाइंड यू, कि तुम्हारी जो छाया सुबह होती है वो तुम्हारे पीछे पीछे चलती है जब सूरज आगे होता है, और योर शैडो एट इवनिंग राइजिंग टू मीट यू, और शाम को जब सूरज जो है डूबता है तो तुम्हारी छाया तुम्हारे आगे आगे चलती है। यानी कि यहाँ पर पीछे चलना, छाया और आगे चलने का मतलब है कि फ्यूचर और पास्ट दोनों ही मैं तुम्हें, तुम्हारे छाया दिखाऊंगा। कभी कह रहा है उन लोगों से, किससे? ये जो हमारे यहाँ स्टोनी रबिश बन के लोग घूम रहे हैं लंदन में, उन लोगों को ये कवि कह रहा है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, धीरे धीरे समझिए, सभी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ स्पीकर कह रहा है, आई विल शो यू फियर इन अ हैंडफुल ऑफ डस्ट, कि मैं तुम्हें ये डर दिखाऊंगी कि यही डर उनके मतलब मुट्ठी भर जो हैंडफुल जो डस्ट है, यही रहता है कि क्या उनका पास्ट है, क्या उनका फ्यूचर है, क्या उनका पास्ट है, क्या उनका फ्यूचर है। बस इसी में ही उनकी ज़िंदगी चली जा रही है। और ये जो लाइनें हैं ये भी जर्मन की लाइन्स हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए यहाँ से पहले हम कि देखिए यहाँ पे स्पीकर भी बात कर रहे हैं, फिर हमें मैरी एक करेक्टर मिला, उसने अपनी बातें कही। मैरी जो लड़की है जो लवलेस लाइफ स्पेंड कर रही है, उसका लवर उसे छोड़ चुका है, वो मेमोरीज़ को याद कर रही है, ठीक है। उसके बाद फिर स्पीकर ने बात की। अब यहाँ पे एक लड़की और है जिसका नाम नहीं बताया गया है, ठीक है। ये डिफरेंट लड़की है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो अपने पुराने बातों को याद करके अपने लवर से बात कर रही है, लेकिन उसका लवर रिप्लाई नहीं कर रहा है। वो उदासीन रूप से उसकी बातों को सुन रहा है और इग्नोर कर रहा है। वो क्या कह रही है? यू गिव मी हाइसेंस फर्स्ट अ ईयर एगो, हाइसेंस फूल का नाम है। तो वो अपने लवर से कह रही कि तुमने मुझे हाइसेंस फूल दिए थे 1 साल पहले, एंड दे कॉल मी द हाइसेंस
गर्ल, और लोगों ने मुझे हाइसेंथ गर्ल बोला था। येट व्हेन वी कम बैक लेट, और जब हम लोग रात में लेट आए थे फ्रॉम द हाइसेंथ गार्डन से, योर आर्म्स फुल, तुम्हारे भुजा भीजी हुई थी, एंड योर हेयर वेट, और तुम्हारे हेयर वेट थे। यहाँ पे फिजिकल बॉडली एक्टिविटीज़ के लिए कहा है इन्होंने, योर आर्म्स फुल, यानी उनके बीच फिजिकल एक्टिविटीज़ हुई थी। और वो यहाँ पे वो कहना चाह रही है कि हम लोगों में पहले प्रेम था। आई कुड नॉट स्पीक, मैं उस समय बोल भी नहीं पाई थी, एंड माई आइज फेल, और मेरी आंखें फेल हो गई थी, यानी शर्म की वजह से उसकी आंखें झुक गई थी। आई वॉज नीदर लिविंग, लेकिन अब क्या है, ये पास्ट के बारे में बता रही है वो स्पीकर, लेकिन अब वो लड़की क्या है, क्योंकि उसके अलावा छोड़ चुका है उसे, वो बैठा तो है। वो कह रही है आई वॉज नीदर लिविंग नॉट डेड, ना तो मैं अब जी रही हूँ ना ही मर पा रही हूँ। आई न्यू नथिंग, मैं कुछ नहीं जानती हूँ इस संसार का, क्योंकि वो ब्रेकअप में पूरी तरह टूट चुकी है। एंड लुकिंग इनटू द हार्ट ऑफ द लाइट, अब मैं प्रकाश का जीवन को सर्च कर रही हूँ। साइलेंस, शांति हो जहाँ पर। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि यहाँ पर नेक्स्ट स्पीकर थी, और यहाँ पर जो पोएट है एक दूसरे करेक्टर के बारे में बात कर रहा है, जिसका नाम सोसोस्ट्रिस है। अच्छा, मैडम सोसोस्ट्रिस जो है, मैं आपको बता दूँ, ये भविष्य बताने वाली जो है फेमस क्लेयरवॉयंटी मीन्स होता है भविष्य बताने वाली। ये क्या, कार्ड देख करके मतलब जो चेस के कार्ड्स, मतलब उसके जो होते हैं कार्ड्स हम लोग खेलते हैं, पत्ते जिसको कहते हैं, तो वो उन कार्ड्स को देख करके लोगों के भविष्य को बताती है। तो यहाँ पर यहाँ इस स्टेंजा में कवि मॉडर्न सोसाइटी के बारे में बता रहा है कि कैसे लोग जो है बिलीव करते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा। ठीक है, तब भी एक अंधविश्वास था। तो इसको ये कवि दिखाना चाह रहा है कि मैडम सोसोस्ट्रिस फेमस क्लेवेंटी थी, यानी कि आपकी भविष्यवक्ता थी। हैड अ बैड कोल्ड, उन्हें बहुत बुरी तरह जुकाम हो गया था। नेवरदलेस इज नोन टू बी द वाइजेस्ट वुमेन इन यूरोप, और वो मतलब भविष्य बताने के लिए यूरोप में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान वुमेन जानी जाती थी। विद अ विग्ड पैक ऑफ कार्ड्स, उनके पास कुछ दुष्ट प्रकृति के कार्ड्स भी थे। हेयर सेट सी, उसने अब वो वहाँ पे जो लोग आए हुए हैं अपना भविष्य जानने के लिए, तो वो उन्हें दिखाती है अपने कस्टमर को। और वो जो कवि है यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं, मैडम सोसोस्ट्रिस, जो कि भविष्यवक्ता है। तो वो अपने कस्टमर्स को देख करके कहती हैं, हेयर सेट सी, कि ये देखो, इज़ योर कार्ड, ये तुम्हारा कार्ड है। इसमें ड्राउनेड फाइनेंशियल सेलर डूबा हुआ फाइनेंशियल सेलर दिखाई दे रहा है, और वहाँ उस कार्ड में लिखा है, दोज आर पर्स दैट वर हिज आइज लुक, मतलब ये उसी की आंखें हैं जो मोती बन गई हैं, यानी कि जो सेलर था वो डूब चुका है। ये वर्ल्ड वार की बात है, जब युद्ध चल रहा था, तो उस समय ये मतलब कहा जाता है कि जो व्यक्ति वहाँ पे मर जाता था उसकी आंखें मोती बन जाती थी। तो इसका कोई ऐसा मीनिंग नहीं है, वो बस कार्ड के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। डिफरेंट डिफरेंट कार्ड्स हैं, तो वो डिफरेंट डिफरेंट कार्ड्स के बारे में बता रही है कि इस कार्ड में क्या लिखा है, इस कार्ड में क्या इमेज है। तो जो पहला कार्ड है उसमें डूबा हुआ फाइनेंशियल सेलर है, और उसकी आंखें क्या, मोती बन गई हैं। दूसरा कार्ड है, हेयर इज़ अ बेलोडोना। बेलोडोना एक लड़की है, मतलब एक सुंदर लड़की के बारे में कहा जा रहा है कि ये जो कार्ड है, देखो, बेलाडोना का कार्ड है, और ये द लेडी ऑफ द रॉक कहलाती थी, लेडी ऑफ सिचुएशन कहलाती थी। फिर तीसरा कार्ड वो दिखाती है, हियर इज द मैन विद 3 स्टेप्स, ये देखो, ये तीसरा कार्ड 3 स्टेप्स के साथ में है। एंड हेयर द व्हील, और अब देखो ये चौथा कार्ड देखो, फोर्थ कार्ड देखो, इसमें व्हील पंख बने हुए हैं। एंड हेयर इज द वन आइड मर्चेंट, और ये वाला कार्ड देखो, इसमें तो एक आंख वाला व्यापारी है। एंड दिस कार्ड, ये वाला कार्ड देखो, विच इज़ ब्लैंक, ये तो पूरा ब्लैंक है। और ये समथिंग ही कैरीज ऑन हिज बैक, ऐसा लग रहा है कि कोई व्यक्ति कुछ अपने पीठ पर लाद के ले जा रहा है, ये ब्लैंक में उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। विच आई एम फॉरबिडन टू सी, वो कह रही है कि मैं इसको देख नहीं पा रही हूँ। आई डू नॉट फाइंड द हैंग्ड मैन, हैंग्ड मैन यहाँ पे किसको बोला गया, जीसस क्राइस्ट को बोला गया है। कि स्पिरिचुअलिटी में आध्यात्मिकता को किसी कार्ड में नहीं देख पाई।
सोसोस्ट्रेस है वो कह रही है मैं आध्यात्मिकता को नहीं देख पाई, हैंगमैन को किसी कार्ड में नहीं देख पाई। फियर डेथ बाय वाटर, क्यों ये जो कार्ड्स हैं वो मृत्यु से डर रहे हैं, बाय वाटर वहाँ स्पिरिचुअलिटी नहीं है। वाटर यहाँ पे सिंबल है आध्यात्मिकता का, यहाँ पे केवल मृत्यु का ही डर है, आध्यात्मिकता नहीं है। आई सी क्राउड्स ऑफ पीपल वॉकिंग राउंड अ रिंग। ठीक है, तो यहाँ मैडम सोसोस्ट्रेस कह रही हैं कि मैंने बहुत सारे लोगों की भीड़ को देखा है जो इस जो है लंदन में जो रिंग है उसके चारों ओर मतलब जो एक प्रकार का पुल है चारों ओर घूमते रहते हैं। सुबह उठना चलना मतलब चले जा रहे हैं, कोई ज़िंदगी का उद्देश्य ही नहीं है, बस सुबह उठना 9 बजे उठ जाना है फिर चले जाना है। तो वो कह रही है कि मैं क्राउड्स देख रही हूँ लोगों का, भीड़ देख रही हूँ, वो राउंड राउंड बस घूमते जा रहे हैं। और वो थैंक यू बोलती है अपने कस्टमर को और कहती है इफ़ यू सी डियर मिसेस इक्विटोन, मतलब एक उसका कस्टमर है, अगर तुम उससे मिलना, दूसरे कैरेक्टर से कस्टमर से कह रही है अगर तुम मिसेस इक्विटोन से मिलना तो टेल हर, उसे बताना कि मैं उसके लिए हॉरोस्कोप लाई हूँ और मैं उसे उसे उसका भविष्य बताऊंगी। उसको बता देना कि जब वो आए तो मेरे मुझसे मिल ले। वन मस्ट बी सो केयरफुल दीज डेज, लेकिन वो फिर कुछ देखती है, कह रही है लेकिन मुझे इन दिनों जो है बहुत केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि ये जो है इलीगल काम है लोगों का भविष्य बनाना, तो वो डरती भी है। तो अपने आप से कह रही है कि मुझे ना क्या होना चाहिए कि इन सब चीज़ों से बच के रहना चाहिए। अनरियल सिटी अंडर द ब्राउन फॉग ऑफ अ विंटर डॉन। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए मैडम सोसोस्ट्रेस जो करेक्टर था उसकी जो बातें थी फिनिश हो चुकी हैं। फिर से यहाँ स्पीकर बात कर रहा है। ठीक है, इस पूरे पार्ट में हमने पहले देखा स्पीकर ने बात किया, फिर मैरी करेक्टर ने बात की, फिर स्पीकर ने बात की, उसके बाद एक अननोन स्पीकर आई जो जिसको हाइसेंट फ्लावर्स दिए गए थे, उसने अपनी बातों को कहा, फिर स्पीकर ने थोड़ी देर बात की, फिर आपके मैडम सोसोस्ट्रेस जो भविष्य बताने वाली थी उन्होंने अपनी बात कही, अब फिर से स्पीकर बात कर रहा है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पे स्पीकर क्या कह रहा है, अनरियल सिटी है ये जो लंदन है, यहाँ पे कुछ भी रियल नहीं है, कुछ भी आध्यात्मिकता नहीं है, फेक सिटी है ये, अंडर द ब्राउन फॉग ऑफ अ विंटर डॉन। और ये सिटी कहाँ पे है, जो जाड़े का जो सुबह है उसमें ब्राउन फॉग जो है फैला हुआ है। यहाँ पे जाड़े का ये बताया गया है, जो भी यहाँ पर गंदगी है लाइक सेक्सुअलिटी है उसमें, हर तरह से करप्शन या जो भी कहेंगे उसमें ब्राउन फॉग सा फैला हुआ है। ब्राउन फॉग सिंबल बताया गया है। ठीक है, स्टोनी रबिस जो बंजर भूमि बताई गई है। और विंटर यहाँ पर लोग बस सेक्सुअलिटी में एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो ये बहुत ही अनरियल सिटी है, फेक सिटी है। क्राउड फ्लोड ओवर द लंदन ब्रिज, और एक बहुत बड़ी जो भीड़ है वो लंदन पुल पुल से फ्लो कर रही है, बहुत सारे लोग हैं। कहने का मतलब है सुबह उठ रहे हैं, आपको भीड़ दिख रही है, चले जा रहे हैं, उनको कोई अपने मतलब लाइफ का कोई मीनिंग ही नहीं है। आई हैड नो थॉट डेथ हैड अनडन सो मैनी। और यहाँ पे स्पीकर कह रहा है कि मतलब सब मृत्यु की ओर ही चले जा रहे हैं, उनका कोई भी उद्देश्य नहीं है, और उन लोगों के अंदर शाही आहें हैं, शॉर्ट एंड फ्रिक्वेंस वर एक्सहेल, हर तरह से व्यक्ति वहाँ पे पीड़ित है। एंड ईच मैन फिक्स्ड हिज आइज बिफोर हिज स्पीड, जब वो चल रहा है तो प्रत्येक व्यक्ति अपने पैरों की ओर देख रहा है, इधर उधर कुछ देख ही नहीं रहा, जैसे किसी गंभीर चिंता में डूबा हो। और फ्लोड अप द हिल, वो कभी पहाड़ी की तरफ जाते हैं, एंड डाउन हिल मतलब ऊंचाई, जो पुल है कहीं ऊंचा है तो वहां तक जाते हैं, और कुछ लोग डाउन किंग विलियम स्ट्रीट तक आते हैं। ठीक है, टू वेयर सेंट मैरी वुल नॉट केप्ट द आवर्स, जहाँ सेंट मैरी वुल नॉट हैं कुछ घंटे वहाँ रुकते हैं। विद डेड साउंड ऑन अ फाइनल स्ट्रोक ऑफ 9, लेकिन जैसे ही वो वहाँ रुकते हैं सेंट मैरी वुल नॉट के पास, जैसे ही 9 बजता है फाइनल स्ट्रोक, वो डेड साउंड उन्हें बताया गया कि चल अब उन्हें कहाँ मतलब 9 बज गया है, उन्हें जो है उनके ऑफिस ही जाना है, मतलब उनके कोई जीवन का उद्देश्य नहीं है। वो 9 जैसे ही फाइनल स्ट्रोक बनता है साउंड, वो डेड बॉडी की तरफ फिर अपनी ऑफिस की तरफ चले जाते हैं। देयर आई सॉ, मैंने देखा, उन लंदन को देखा। वन आई न्यू, मैं जानता हूँ, उनमें से एक लोग को मैं जानता था। एंड स्टॉप्ड हिम, मैंने उसे चिल्लाते हुए रोका। क्राइंग, इसका नाम था स्टेटसन, रुको। यू हु वर विद मी इन द शिप्स एट मैले, तुम वही हो ना जब हम जहाज में थे मैले में, तुम वही हो। अब यहाँ पे कवि ये जो स्पीकर है वो स्टेटसन से बात कर रहा है कि ये ना उस समय की बात है जब वर्ल्ड वार हुआ था।
ठीक है। वर्ल्ड वार हुआ था तो यहाँ पे कवि कह रहा है यू हु वर विद मी इन द शिप्स एट मेले, तुम वही हो ना जो मेले में शिप्स में थे मेरे साथ, और तुमने कॉप्स को प्लांट किया था लास्ट ईयर इन योर गार्डन। कॉप्स मतलब मतलब कि जब वर्ल्ड वार हुआ था बहुत सारे लोग मरे थे, और यहाँ पे डेड बॉडी को आप सोच रहे होंगे कि डेड बॉडी को कैसे कोई प्लांट कर सकता है बगीचे में, लेकिन यहाँ पर कॉप्स एक तरह से उन डेड बॉडीज को भी कहा गया है जो कि इस वॉर में युद्ध में मर चुके हैं, और कॉप्स उन्हें भी कहा गया है जो डेड बॉडी की तरह लोग बस अपनी ज़िंदगी में भागे जा रहे हैं, उनके लाइफ में कोई भी आध्यात्मिकता नहीं है। तो स्पीकर उस स्टेटसन से कह रहा है कि दैट कॉप्स यू प्लांटेड, जो तुमने डेड बॉडी प्लांट की थी लास्ट ईयर अपने गार्डन में, हैज़ इट बिगन टू स्प्राउट, क्या वो खिलने लगी है, यानी कि फिर से ये डेड बॉडी रूपी जो जीवन है वो फिर से स्प्राउट होने लगा है। विल इट ब्लूम दिस ईयर, क्या इस साल उसमें फूल भी खिलेंगे, या और हैज़ द सडन फ्रॉस्ट डिस्टर्ब इट्स बेड, या अचानक से जो है कोहरा या तूफान आकर के इस फसल को, इस बेड रूपी बेड मतलब फसल को नष्ट कर देगा। ओ कीप द डॉग फॉर हैंस, अरे उस कुत्ते को जो है उन 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 डेड बॉडी से दूर रखना, क्योंकि दैट्स फ्रेंड्स नो मैन, वो फ्रेंड्स के मतलब मनुष्य का फ्रेंड तो होता है डॉग, बट वो क्या करेगा अगर उसको दूर नहीं रखोगे, वो फिर से उन्हें खोद देगा। डिग मिस खोदना, अपने नाखूनों से फिर से उन डेड बॉडीज को खोद देगा, खोद के निकाल देगा। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो वर्ल्ड वार हुआ था फिर से ना हो जाए, है ना। कॉप्स यहाँ पे जो है जो भी युद्ध में जो है डेड बॉडीज थे, यानी कि जो द्वेष थे जिससे युद्ध हो रहे थे, तो यहाँ पे स्पीकर कहना चाहता है कि उनको तो हम लोगों ने उस व्यक्ति ने जो कि वार में मिला था प्लांट तो कर दिया था, लेकिन क्या फिर से ये स्प्राउट हो रहा है, क्या फिर से युद्ध की भावना आ रही है, क्या इस साल युद्ध होगा, ब्लूम दिस ईयर ऐसे समझिए, विल इट ब्लूम दिस ईयर, क्या उसमें फूल खिलेंगे, यानी कि फिर से युद्ध होगा क्या, या मतलब सडन फ्रॉस्ट ने फिर से उस फसल को डिस्टर्ब कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया है। कहने का मतलब है क्या युद्ध का मन बदल गया है, लेकिन उस डॉग को उसे कहा गया है जो व्यक्ति फिर से चाहते हैं कि युद्ध हो, इसलिए कभी कहता है कि उस वैसे तो मनुष्य का फ्रेंड दिखता है डॉग, लेकिन वो फिर से कभी उन कॉप्स को डिग ना कर दे, खोद ना दे अपने नाखूनों से, और फिर से वारी स्टार्ट हो जाए। आई थिंक कि आपको द वेस्टलैंड का फर्स्ट पार्ट समझ में आया होगा। अगर आप इस मेरे वीडियो को 2-3 टाइम्स देखेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ लेंगे कि देयर आर मैनी स्पीकर्स। ठीक है, फर्स्ट स्पीकर बात करता है अनरियल सिटी के बारे में, लंदन के लोगों के जीवनचर्या के बारे में। सेकंड, मैरी एक करेक्टर है जो अपने जो है लव अफेयर्स के बारे में बात करती है, जिसमें उसका लवर उसे छोड़ के जा चुका है, और वो पास्ट के में जाती है और कभी प्रेजेंट में, बट वो प्रेजेंट में परेशान है। मैरी के बाद फिर एक स्पीकर आते हैं, स्पीकर बात करता है। उसके बाद में मैरी के बाद में हाइसेंथ गर्ल्स आती है जो जिसे हाइसेंथ फ्लावर्स दिए थे उसके लवर ने, लेकिन अब वो उसके साथ नहीं है, वो भी परेशान है अपने जीवन से। ठीक है, उसके बाद में फिर से स्पीकर आता है थोड़ी देर के लिए, एंड उसके बाद जो है मैडम सोसस्टिस जो भविष्य वक्ता हैं वो बताती हैं। उसके बाद में फिर से स्पीकर आता है जो कि ये अनरियल सिटी के बारे में बताता है, और उसमें लास्ट में वो किससे बात करता है, स्टेटसन से बात करता है। तो आई थिंक कि एक इस पोयम का प्रारूप सा बन गया होगा, एक स्ट्रक्चर सा बन गया होगा आपके माइंड में। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको ये पोएम समझ में नहीं आएगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ शेयर, कमेंट एंड लाइक this video, and I will make this type of video for the future for UPHESC Higher Education Assistant Professor English. Thank you.